Okay, so good evening everyone. We are starting our next chapter, alkyl halides. So first I thought कि हम पुराने शीट्स के डाउट डिस्कस कर लेते हैं, but then I saw कि आपका शायद कल क्लास नहीं है, ठीक है? तो होमवर्क वगैरह हम कुछ ये चैप्टर स्टार्ट करके दे देते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पेंडिंग डाउट्स जो उस दिन जो शीट दिया था TYCP वाला उसको, ठीक है? So we are starting this new chapter today, that is alkyl halides, ठीक है? तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें मेनली हम लोग को एलिमिनेशन रिएक्शंस और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में देखना है. तो दिस चैप्टर कैन बी कंसीडर्ड एज 50% of this chapter is basically the revision of what you have already studied in your class 11, ठीक है? हाइड्रोकार्बन्स में और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हम लोग पढ़ते हैं, कार्बोकैटायंस, कार्बन आयंस, तो उन्हीं का इसमें क्या होगा, 50% ऑफ द टॉपिक्स आर जस्ट रिपीटिशन, ठीक है? 50% ही नए रिएक्शंस होंगे और कुछ नेम्ड रिएक्शंस होंगे. तो ऑलरेडी कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जिनको आपको मैकेनिज्म आपको पता होगा बेस्ड ऑन क्लास 11th अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे बस फॉर्मली हम लोग इसको नाम देकर अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है? सो वेरी इजी चैप्टर, वेरी सिंपल चैप्टर. तो हम लोग इसको शुरू करते हैं, अल्काइल हैलाइड्स को, ठीक है? तो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड्स होते क्या है? तो अल्काइल हैलाइड्स हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन के साथ एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है? बेसिकली कंटेन्स कार्बन with halogen. This halogen can be fluorine, chlorine, bromine और iodine, ठीक है? तो अल्काइल हैलाइड्स को हम बहुत सारे कैटेगरीज में बांटते हैं. सबसे पहले हम इसको बांट सकते हैं इन ब्रॉडली 2 कैटेगरीज, दैट इज एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड्स, नेक्स्ट इज एलिफैटिक अल्काइल हैलाइड्स. तो उनके रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स हो जाएंगे. तो एरोमेटिक हैलाइड का जैसे एग्जांपल हो गया हमारे बेंजीन के ऊपर अगर हेलो बेंजीन लगा दो, कुछ भी, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये सब हमारे क्या हो गए, एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड्स हो गए. एलिफैटिक अल्काइल हैलाइड्स में भी हमारे फिर फर्दर हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, इन अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड. सैचुरेटेड, ठीक है? तो अनसैचुरेटेड में ऐसे अल्काइल हैलाइड्स आ गए जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इसको आप देख सकते हैं H2C डबल बॉन्ड CHCl. So here the halogen is connected to a sp2 hybridized carbon, ठीक है? So this is unsaturated. In fact, this is a vinyl halide. This is vinyl halide, ठीक है? Another similar example can be CH2C, ठीक है? जहाँ पे द हैलोजन एटम, विनाइल में क्या होता है, हैलोजन एटम इज जस्ट सिचुएटेड नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, ठीक है? अलाइल हैलाइड्स में क्या होता है, यहाँ पे it is just situated next to the carbon containing it is attached to the carbon which is next to the carbon containing double bond, ठीक है? So this is your allyl halides, ठीक है? और सिमिलरली एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, this is CH2Cl, ठीक है? This is your benzyl halides, ठीक है? तो आप नोटिस कर सकते हैं विनाइल हैलाइड में क्या होगा, जो हमारे हैलोजेंस के लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में रहते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर्स कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है? तो ये होता है आपका विनाइल, ये होता है अलाइल. सिमिलरली अलाइल जैसा ही हमारा बेंजाइल होता है, ठीक है? बेंजीन के एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे क्या है, Cl हो गया. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स.
नेक्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें भी हम लोग बहुत कैटेगरीज में इनको बांट सकते हैं, ठीक है। मोनोहैलाइड्स, फॉर एग्जांपल CH3Cl, ठीक है। फिर डाईहैलाइड्स, मतलब एक ही कार्बन पे क्या हो, सॉरी एक कंपाउंड में क्या हो, दो हैलोजन ग्रुप्स हो। तो डाईहैलाइड्स को फिर हम फर्दर कैटेगरी में बांट सकते हैं इन विसिनल एंड जेमिनल, ठीक है। विसिनल मतलब अगल बगल के कार्बन पे क्या हो, CH2Cl, CH2Cl, ठीक है। और डाईहैलाइड्स कैन आल्सो बी जेमिनल, जेमिनल मतलब सेम कार्बन पे हो, जैसे CH2Cl, Cl, या फिर CHCl, Cl, CH3, ठीक है। So these are geminal dihalides and vicinal dihalides. Similarly, there can be trihalides also, just like CHCl3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। तो ये आपके कुछ कुछ एग्जांपल्स हो गए अल्काइल हैलाइड के। इज इट क्लियर? आगे बढ़े पे, ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है अभी, धीरे धीरे ये चैप्टर क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो हमारे अल्काइल हैलाइड्स कुछ कुछ मेजर टाइप के रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं, टिपिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स हमारे कुछ कुछ टिपिकल रिएक्शंस क्या करते हैं, शो करते हैं। सो प्राइमरीली इसको हम इनके रिएक्शंस को दो कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, एंड सेकंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इनके बहुत सारे मैकेनिज्म पॉसिबल होते हैं और बहुत सारे डिपेंडिंग ऑन क्या हमारा रिएजेंट है, क्या हमारा कंपाउंड है जो रिएक्ट कर रहा है, क्या हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, कौन सा लिविंग ग्रुप है, उसके बेसिस पे इट कैन अंडरगो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स। तो हम लोग बारी बारी से उन सबको देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है। वन इज योर SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। देन देयर इज SN2 mechanism, ठीक है। then there is SN-NGP mechanism, ठीक है। and there is SN-I mechanism, then there is SN-AR mechanism, ठीक है। प्राइमरीली हम लोग इस दोनों पे फोकस करेंगे, लेकिन ये सब भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। NGP क्या होता है, I क्या होता है, AR क्या होता है, ठीक है। Elimination can also be of various types. Elimination can be E1, elimination can be E2, elimination can be EI, ठीक है। elimination can be ECB1, ठीक है। तो हम लोग अभी बस इसके नाम देख लेते हैं, बारी बारी से ये क्या होगा इसको हम लोग देखेंगे। सो SN1 is unimolecular substitution, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन को हम लिख नहीं रहे, S लिख रहे हैं, ठीक है। SN2 is bimolecular substitution. SN-NGP is substitution using neighboring group participation. Neighboring group क्या होता है ये हम लोग देखेंगे बाद में जब ये हम लोग पढ़ेंगे। SN-I is your internal substitution. Internal substitution, ठीक है। SN-AR is aromatic substitution. Similarly, E1 is your unimolecular elimination. E2 is bimolecular elimination. EI is your pyrolytic elimination. Elimination. ECB1 is elimination through conjugate base. Elimination through conjugate base, ठीक है। तो बारी बारी से हम ये सारे रिएक्शंस देखने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक मोस्टली डिस्कशन लिमिटेड रहेगा सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है।
सब्स्टिट्यूशन में कैसे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे सब्स्टिट्यूशन को, और अगर टाइम मिला तो वी कैन फिनिश SN1 आल्सो, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ये येलो कैसे हो गया? तो पहला टॉपिक है इसका, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास अल्काइल हैलाइड होता है कोई, ठीक है। इसके साथ हम बाहर से कुछ एक मिनट इसको अच्छे से, बाहर से हम लोग किसी चीज को रिएक्ट कराते हैं, लेट अस से दैट इज NU, ठीक है। और ये हमारा NU क्या करता है, L को रिप्लेस कर देता है, RNU प्लस L, ऐसा कुछ कुछ सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। इसको आप NU माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे L माइनस लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है कि एक बाहर से कुछ एक अटैकिंग स्पीशीज आता है, दिस इज योर अटैकिंग स्पीशीज, ठीक है, और L स्टैंड्स फॉर लीविंग ग्रुप, ठीक है। लीविंग ग्रुप मतलब जो बॉन्ड छोड़ के जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, L हमारा निकल रहा है इस मॉलिक्यूल से और L माइनस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, ठीक है। देन लीविंग ग्रुप के अलावा जो ये पूरा पोर्शन होता है R, ठीक है, दिस मीन्स सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया, अटैकिंग स्पीशीज हो गया। तो अटैकिंग स्पीशीज जनरली जब हम लोग अल्काइल हैलाइड्स का स्पेसिफिकली जब एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, तो अटैकिंग स्पीशीज विल बी न्यूक्लियोफाइल, इट विल बी अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड निकलेगा, ठीक है, और RNU फॉर्म हो जाएगा। हाँ, वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट हियर, यहाँ पे क्या होता है, एक रिएक्शन के ऊपर लेटस से कुछ सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के कारण भी बहुत फर्क पड़ता है हमारे रिएक्शन पे, ठीक है। सो एरो के ऊपर जो मीडियम है, दिस इज योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बेसिकली 4 फैक्टर्स देख लिए जिनसे हमारा मैकेनिज्म क्या होगा, गवर्न होगा, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर इज सबस्ट्रेट, सेकंड इज लीविंग ग्रुप, थर्ड इज अटैकिंग स्पीशीज व्हिच इज न्यूक्लियोफाइल इन दिस केस, एंड फोर्थ इज द सॉल्वेंट, ठीक है। सो लाइक दिस, टिल नाउ एनीवन हैज एनी डाउट? नहीं है, आगे बढ़े। ओके, सो हम लोग बारी बारी से फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है। ये चारों फैक्टर्स को देखते हैं, इनके अलावा भी जो फैक्टर्स होते हैं उनको देखते हैं। सो ये क्या है, यहाँ पे येलो कैसे आ गया, सारे स्लाइड में क्या? ओके, फिर भी शायद पहले से। ओके, तो हम लोग क्या कह रहे थे, हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन। क्या लिखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन को कौन कौन फैक्टर हमारा क्या करता है, अफेक्ट करता है। फर्स्ट फैक्टर इज सबस्ट्रेट, ठीक है, मतलब ये जो हमारा R ग्रुप होता है, ठीक है। तो सब्सट्रेट कैसे अफेक्ट करता है, ये हम लोग जब इंडिविजुअली SN1 SN2 देखेंगे तब हम लोग देखेंगे कि हमारे सब्सट्रेट का क्या रोल होता है, ठीक है।
Second factor was our leaving group. Leaving group is your L. ठीक है, तो लिविंग ग्रुप के बारे में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप लोग क्या दे सकते हैं, हैशटैग बना के लिख लीजिए. ठीक है, गुड वीक बेसिस, are generally good living groups. ठीक है, तो जो हमारे वीक बेसिस है वो जनरली क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं. ठीक है, तो क्या, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, हमारे हैलाइड्स जो होते हैं F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस. ठीक है, तो इनमें बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, कौन सबसे अच्छा बेस होगा, जो अच्छा जो वीक बेस हो, दैट विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप. वीक बेस मींस इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? हेलो, यस सर. ओके, तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, F माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन Br माइनस. ठीक है, व्हाई इज दिस सो, बिकॉज एसिडिटी का ऑर्डर इसका उल्टा होता है. सबका एसिड बना लो आप, HF, HCl, HBr और HI. Out of all these, the best acid will be HI, then HBr, then HF minus. ठीक है, तो this is a good acid. तो इसका conjugate base क्या होगा, weak होगा. Okay, similarly this is a not a good acid. This is weak भी नहीं कह सकते क्योंकि सारे mineral acids है. ठीक है, but out of these this is the best acid and this is the worst acid. Worst acid, तो ये हमारा क्या होगा, बेस्ट बेस होगा. ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी का हमने ऑर्डर बताया. न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो रहा है, हमारा रिवर्स हो रहा है. वीक बेसिस जो है, जो सबसे वीक बेस है I माइनस, दैट विल बी गुड लिविंग ग्रुप. तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी विल बी I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन I, सॉरी F माइनस. ठीक है, दैट F माइनस इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप. Till now everything is clear to everyone? बोलो बोलो. यस सर. ओके, तो अगर अभी तक सब चीज क्लियर है तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ. ठीक है, क्वेश्चन है लिविंग ग्रुप एबिलिटी आपको बताना है किसका ज्यादा होगा. ठीक है, तो हियर आर अ फ्यू क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज CH3 C double bond CH3 S double bond. Second one is CH3O minus is CH3CO. Then OH minus and SH minus. Fourth one is PH S double bond O minus E C double bond minus. Okay. Fifth one is CH3O minus PH. ठीक है, 5 questions, 5 seconds is 25 second time है आपके पास, जल्दी से करिए इसको सॉल्व. ठीक है, I will ask individually, जिनसे हम पूछे वही आंसर दीजिए. ठीक है,
ठीक है, हो गया। ओके, फर्स्ट वन हु इज गोइंग टू टेल? रिया, आप बताइए पहले का आंसर क्या होगा? सर बी 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 होगा। सेकंड बेटर होगा। यस सर। ओ, व्हाई? सर क्योंकि CH3COOH is a stronger acid. CH3COOH is a stronger acid? नहीं, उल्टा बोल रहे हैं आप। पीछे एग्जांपल में देखो, जो बेटर एसिड होता है, ठीक है, उसका क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा होता है, मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी अच्छा होता है, ठीक है। सॉरी सर, वो स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्गर बेस स्ट्रॉन्गर एसिड वो वाला है, सॉरी। कौन सा? CH3S, ये सेकंड सल्फर। वाला। हाँ, ठीक है, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। इनफैक्ट एक पूरा चार्ट होता है स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है, क्योंकि दिस इज अ सल्फोनिक एसिड्स। एसिडिटी का ऑर्डर जो होता है ऑर्गेनिक एसिड्स का, दैट इज, आई थिंक हमने एक बार बताया हुआ है, सल्फोनिक एसिड इज अ बिटर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अविंशु, आप सेकंड बताइए। सर CH3O होगा। ये बेटर होगा, क्यों? CH3O माइनस बेटर होना चाहिए, क्यों? सर क्योंकि हम अगर CH3COOH मतलब एसिडिक एसिड ले तो वो तो आपका मतलब वीक होगा सर फिर। एसिटिक एसिड वीक होगा इसके कंपैरिजन में? आपको एसिडिटी का ऑर्डर पता नहीं है अविंशु। कार्बोक्सिलिक एसिड बेटर एसिड होगा ना इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, बोलो। यस सर। है ना, तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो एसिड होगा, मतलब इसका जो एसिड होगा दैट इज मिथेनॉल, दैट इज एन अल्कोहल। अल्कोहल से तो ये बेटर होता है ना। बात समझ में आई? यस सर। ओके, भव्या, आप नेक्स्ट का आंसर बताइए। सर सेकंड। सेकंड विल बी बेटर, ठीक यस है, सर। व्हाई? सर क्योंकि H2S ज़्यादा अच्छा एसिड है इन कंपैरिजन टू H2O। H2S is a better acid, ठीक है, H2S is a better acid than H2। ओके, ओइशी, आप ये बताइए फिफ्थ नंबर, फोर्थ नंबर तो कौन सा है? नीचे वाला। Sir, हाँ, second one will be better than the first one. सेकंड वाला will be better, why? Just now I told ना, here this is sulfonic acid. Sulfonic acid is a better acid ना than carboxylic acid. हाँ मतलब yes, the first one will be. ठीक है, तो because of the same reason. Okay, अमीशा, आप लास्ट वन बताइए। Out of these two, which is better acid, phenol or CH3O minus? Hello, Amisha, can you hear me? यस सर। बताइए इन दोनों में क्या होगा? सर PO माइनस बेटर होगा। कौन बेटर होगा? PHO माइनस। PHO माइनस। बिकॉज फिनॉल इज अ बेटर एसिड देन अदर अल्कोहल्स, ठीक है। ओके, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, ठीक है। नाउ देयर आर सम लिविंग ग्रुप, इससे हम लोग को क्या पता चलता है, जो द स्ट्रॉन्गर द एसिड, जो जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड हो उसका लिविंग ग्रुप क्या होगा, मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस उतना अच्छा क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। नाउ देयर आर सम गुड लिविंग ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट वन इज योर टोसॉइलेट।
दिस थिंग इज कॉल्ड एज टोसाइलेट। ठीक है, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, शॉर्ट में इसको OTS लिखते हैं, OTS। ठीक है, जैसे CH3OTS हो। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब ये पूरा टोसाइलेट जो हमने बनाया CH3 के आगे ये बना दो। ठीक है, OS डबल बॉन्ड O, ये पूरा बेंजीन रिंग प्लस CH3। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? This thing। ठीक है, so this is your tosilate, इसको शॉर्ट में हम लोग OTS लिखते हैं। ठीक है, this is a very good living group। then another very good living group, मतलब टोसाइलेट से ही रिलेटेड बहुत सारे होते हैं। एक होता है ब्रोसाइलेट। ठीक है, ब्रोसाइलेट क्या होता है, यहाँ पे टोसाइल मतलब टॉलुइन से आया है। ठीक है, CH3 यहाँ पे टॉलुइन है। सिमिलरली ब्रोसाइलेट क्या होता है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो बस, Br, बाकी सब चीज वैसे। दिस इज ब्रोसाइलेट, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, OBS बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखा हो। देन नेक्स्ट थिंग इज योर नोसाइलेट। ठीक है, नोसाइलेट क्या होता है, यहाँ पे NO2 लगा दो पैरा पोजीशन पे, सारे के सारे पैरा पे लग रहे हैं। ठीक है, दिस इज नोसाइलेट, इसको हम लोग ONS ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे क्या अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे मेसाइलेट होता है, CH3 दिस इज कॉल्ड एज मेसाइलेट। ठीक है, देन ट्रिफलेट होता है CF3 ठीक है, तो आप सब लोग देख सकते हैं सब में जहां O- लगा है वहां पे अगर आप H+ लगा दो तो जो एसिड बनेगा दैट विल बी वेरी वेरी पावरफुल एसिड। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दीज आर सम ऑफ द वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो किसी कंपाउंड में अगर MS या फिर TF दिखता है, ठीक है, या फिर BS ये सब दिखता है, तो समझ जाना वहां पे क्या है, टोसाइलेट, ब्रोसाइलेट, नोसाइलेट ये सब। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द गुड लिविंग ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 2 फैक्टर देख लिया, मतलब डिटेल में एक सर फैक्टर। लास्ट पेज एक और बार दिखाएंगे? सर लिख लिया। तो अभी तक हम लोगों ने 2 फैक्टर देखा, एक सबस्ट्रेट और दूसरा क्या, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप हमने थोड़ा डिटेल में देखा, सबस्ट्रेट हम लोग बाद में देखेंगे। थर्ड फैक्टर दैट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन सब्स्टिट्यूशन इज योर सॉल्वेंट। ठीक है, कौन सा सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू डिसाइड टू द लार्ज डिग्री व्हाट मैकेनिज्म इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, तो सॉल्वेंट की अलग अलग कैटेगरीज होती है। सॉल्वेंट को हम लोग ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक नॉन पोलर और दूसरा क्या, पोलर। ठीक है, नॉन पोलर में बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, बेंजीन हो गया C6H6, CCl4 हो गया, और भी टॉलुइन कह सकते हैं CH3 C6H5। ठीक है, तो ये सब जनरली हमारे क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, या फिर CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, देन देयर इज पोलर सॉल्वेंट्स। सो पोलर सॉल्वेंट्स में भी हम फर्दर इसको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, 2 कैटेगरी में इसको बांटते हैं। वन इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो सबसे पहले तो नॉन पोलर और पोलर क्या होता है, नॉन पोलर मतलब इसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। पोलर मतलब इसका डाइपोल मोमेंट नॉन 0 होगा। ठीक है, पोलैरिटी होगी इसके अंदर। पोलर प्रोटिक मतलब क्या, मतलब दिस इज पोलर आल्सो एंड साइमल्टेनियसली दिस हैज अ एसिडिक हाइड्रोजन आल्सो। ठीक है,
मतलब इसमें जो हाइड्रोजन है दैट इज अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल H2O हो गया आपका, ठीक है, NH3 हो गया, HF हो गया आपका, ठीक है, दीज आर, हाँ और भी बहुत सारे अल्कोहल्स हो गए, जितने भी सर अल्कोहल्स। हाँ बोलो। सर पोलर में आप बोल रहे डाइपोल मतलब होगा। हाँ डाइपोल होगा, ठीक है, इसीलिए तो पोलर बोल रहे हैं ना उसके अंदर। सर वो म्यू जीरो। हाँ म्यू जीरो मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो है, हाँ ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख लो, CH2 क्या है हमारा, C डबल बॉन्ड S, इसका डाइपोल इस तरफ, इसका डाइपोल इस तरफ, नेट डाइपोल क्या होता है इसमें, जीरो, ठीक है। बात समझ में आई? हेलो, ये सब। ओके। तो ये आपके क्या हो गए सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसमें पोलैरिटी भी हो और साथ में क्या हो, प्रोटिक मतलब एसिडिक हाइड्रोजन H प्लस हो इसमें, ठीक है, मतलब H प्लस देने की टेंडेंसी रखता हो, या फिर इन अदर वर्ड्स हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट व्हिच मे बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देन देयर इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब जिसके अंदर पोलैरिटी जो है, पोलैरिटी इज देयर बट वहां पे क्या है, वहां पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे पॉपुलर एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है। हम अगले पेज पे ड्रॉ करते हैं उसको, एग्जांपल्स अभी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, DMSO, DMF, ठीक है, DMA, ठीक है, then HMPA, क्राउन ईथर, ठीक है, etc। हम लोग इन सबके एग्जांपल्स देखते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का। एप्रोटिक मतलब A मतलब A is a prefix which is used in English language when something is absent, ठीक है। जैसे प्रोटिक मतलब उसके पास प्रोटॉन है, एप्रोटिक मींस प्रोटॉन इज नॉट देयर, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स, इनके स्ट्रक्चर्स हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो फर्स्ट वन वाज DMSO, DMSO means dimethyl sulfoxide। तो DMSO का स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है, CH3S डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट आ रहा है बिकॉज ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा, और एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है बिकॉज नो हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, so that is why this is your polar aprotic solvent, ठीक है। और क्या एग्जांपल था, DMF, DMA, DMF सब होता है। DMA is dimethyl acetamide, dimethyl acetamide, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 CH3, ठीक है, डाइमेथाइल एसिडामाइड। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में, एंड नो हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू एनी एसिडिक element, sorry, no acidic hydrogen is present, so this is aprotic। Similarly there is DMF, DMF क्या होता है, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, डाइमेथाइल डाइमेथाइल फॉर्मामाइड is HC double bond O N CH3 CH3, ठीक है। Again you can see the dipole moment here। Then there is HMPA, HMPA था ना, HMPA is your hexamethyl phosphamide, phosphamide। तो यहाँ पे क्या होता है, फास्फोरस है,
phosphorus double bond O, देन इससे नाइट्रोजन निकालो, इससे नाइट्रोजन निकालो, इससे नाइट्रोजन निकालो, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल CH3, यहाँ पे मिथाइल CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, CH3, ठीक है। दिस इज हेक्सामिथाइलिन, 6 मिथाइल है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 मिथाइल फॉस्फोमाइड, फॉस्फोरस है अमाइड, ठीक है। So this is your hexamethylene phosphomide, and fifth example is that of your crown ether, ठीक है। तो crown ether basically represents a family of ethers. यहाँ पे एक एग्जांपल इसका नहीं होगा, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं, जैसे तो ये सारे ईथर हैं, ठीक है। ऑक्सीजन है और उसके अराउंड अल्काइल ग्रुप है, फिर ऑक्सीजन है, फिर अल्काइल ग्रुप, फिर ऑक्सीजन अल्काइल ग्रुप, तो ऑल ऑफ दीज आर ईथर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ क्रिएट होगा, बिकॉज देयर इज यू नो, ये हमारा देखने में प्लेनर लग रहा है, प्लेनर होता नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ क्रिएट होगा। यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट है हमारा ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअली होंगे, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ यहाँ और इधर यहाँ यहाँ, ठीक है। So these are some of the examples of polar aprotic solvents, ठीक है। Are these examples clear to everyone? सर क्राउन ईथर क्या प्लेनर नहीं है? प्लेनर नहीं होता ये, ठीक है। प्लेनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्लेनर इसको कहेंगे क्या? प्लेनर होने से तो डाइपोल 0 हो जाएगा। हाँ, प्लेनर मोमेंट से डाइपोल 0 हो जाएगा। प्लेनर नहीं होता आई थिंक ये, ठीक है। Once again I'll find out. This is one of the crown ethers जो हमने ड्रॉ किया है। इसके अलावा और भी बड़े बड़े 6 ऑक्सीजन वाले, 12 ऑक्सीजन वाले क्राउन ethers हो सकते हैं, तो वो तो डेफिनेटली हमारे प्लेनर नहीं होते हैं, ठीक है। ये 4 वाले में मेरे को डाउट है प्लेनर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो दिस आई विल कंफर्म एंड टेल। लेकिन इसके बड़े वाले जो होंगे, जो ऑक्सीजन जिसमें 6-7 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तो वो वाले पक्के से क्या होंगे, नॉन प्लेनर होंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, पोलर प्रोटिक और एपोलर प्रोटिक। तो सॉल्वेंट के कारण क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट चेंज कर जाता है। व्हाई? बिकॉज दीज टू polar protic and polar aprotic, they have different natures, ठीक है। Depending on their different natures, they are going to facilitate different kinds of reactions in different ways. For example, polar protic अगर solvent है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नोट बना के लिख सकते हैं, polar protic solvent, polar protic solvent solvates both cation as well as anions, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारा क्या करता है, कटायन और अनायन दोनों को क्या करेगा, सॉल्वेट करेगा, ठीक है। या फिर लेट मी राइट दिस ऑन अनदर पेज, ठीक है, कि डायग्राम बना के क्लियर कर सके, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कैन सॉल्वेट both cations and anions, ठीक है। cations और anions दोनों को ये क्या कर सकता है, सॉल्वेट कर सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग अभी जो रिएक्शन पढ़ रहे थे, क्या था रिएक्शन हमारा, RL plus Nu, ठीक है, it will form RNu plus L minus, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो R प्लस बनेगा और L माइनस बनेगा, ठीक है। तो these two cations, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, इसको भी सॉल्वेट करेगा और इसको भी सॉल्वेट करेगा। कैसे? तो लेट अस से यहाँ पे हमारा क्या है, कटायन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, अनायन है,
तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे वाटर का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो वाटर क्या करेगा, इसको इस तरह से सराउंड कर लेगा। ये जो निगेटिव पार्ट है, दिस इज डेल्टा प्लस, दिस इज डेल्टा माइनस। तो डेल्टा माइनस इसको सराउंड कर लेगा, ठीक है। सिमिलरली अनदर वाटर मॉलिक्यूल, बात समझ में आ रही है सबको? सॉल्वेशन पढ़ा है ना सबने? बोलो वाल को, समझ में आ रहा है कटायन कैसे सॉल्वेट होगा? हेलो, क्या हो रहा है सब? बोलो यस और नो, कुछ बोलो भाई। Sir, M plus you are showing for any general cation. एनी जनरल कटायन, ठीक है। और A माइनस इज एनी जनरल अनायन। तो अनायन को किस तरह सॉल्वेट करेगा, तो यहाँ हमारा H आ जाएगा, HOH, ठीक है। सिमिलरली HOH, H पे डेल्टा प्लस है तो इस तरह सॉल्वेट कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली HOH, तो ये हमने वाटर के लिए दिखाया है, आप सिमिलरली NH3 के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी HOH, ठीक है। तो पॉइंट इज it can solvate both cations as well as anions, ठीक है। on the other hand हमारा जो polar aprotic solvent होता है, polar aprotic solvent, ठीक है, can solvate only cation, not anion, ठीक है, because the positive part of the molecule is sterically hindered, स्टेरिकली क्या होगा, हिंडर्ड होगा, ठीक है। जैसे एक मिनट हम थोड़ा, हमें ये डायग्राम फिर से चाहिए तो हम पॉज करके इस स्लाइड को कॉपी करेंगे, ठीक है। तो here we have polar aprotic solvents once again, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे जो कटायंस होंगे उनको तो ये सॉल्वेट कर लेगा, लेकिन जो अनायंस होंगे वो सॉल्वेट नहीं हो पाएंगे। जैसे DMSO का अगर एग्जांपल लिए, ठीक है, तो DMSO में आप देख सकते हैं ये जो पॉजिटिव पार्ट है, दिस इज द डेल्टा नेगेटिव पोर्शन, दिस इज द डेल्टा पॉजिटिव पोर्शन। डेल्टा पॉजिटिव पोर्शन इज स्टेरिकली हिंडर्ड, तो ये हमारा सॉल्वेशन में हेल्प नहीं कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये हमारा फ्री एंड है, यहाँ से कोई भी कटायन एडजस्ट कर सकता है, लेकिन ये दोनों क्या है, बल्कि ग्रुप्स आ गए, ठीक है। तो डेल्टा प्लस हमारे सॉल्वेशन में इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हैं अनायन पोर्शन डेल्टा माइनस इज फ्री, डेल्टा प्लस जो ये होगा दिस इज इनइफेक्टिव। बात समझ में आ रही है सबको? आई थिंक एक और डायग्राम बना के दिखाएंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। लेट अस से we have a cation and an anion. हम लोग DMSO का एग्जांपल लेते हैं। तो DMSO is सल्फर डबल बॉन्ड O CH3 CH3, ठीक है। तो अगर कोई कटायन है, ठीक है, M+, तो उसको तो ये सॉल्वेट कर लेगा आराम से, C, ठीक है। तो कटायन हमारा क्या हो रहा है, आराम से सॉल्वेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो अनायन होगा, लेट अस से देयर इज सम अनायन,
वो इधर सॉल्वेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव एंड जो है ये स्टेरिकली हिंडर्ड है। यहाँ से अगर लेटस से DMSO इधर आ भी जाता है, S डबल बॉन्ड O CH3 CH3, ठीक है। तो बिकॉज ये दोनों क्या है, बहुत बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पे सॉल्वेशन क्या होगा, नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही सबको? हेलो हेलो, यस सर। बाकी लोग हेलो, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। सॉल्वेशन ऑफ अनायन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसी के कारण अलग अलग सॉल्वेंट में हमारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या हो रहा है, हमारा कटायन अनायन दोनों सॉल्वेट हो रहे हैं। पोलर अप्रोटिक में क्या हो रहा है, सिर्फ हमारे कटायन सॉल्वेट हो रहे हैं, अनायन सॉल्वेट नहीं हो पा रहे, ठीक है। सिमिलरली बाकी एग्जांपल्स में भी आप देख सकते हैं, क्राउन ईथर का बहुत टिपिकल केस है, ठीक है। क्राउन ईथर में क्या होता है, लेट्स से आपका मेटल एटम इधर है, तो क्राउन ईथर कटायन को तो आराम से सेग्रीगेट कर पा रहे हैं, ठीक है, अनायन को नहीं कर पाएगा, ठीक है। अनायन के लिए कुछ नहीं है इसके पास, क्राउन ईथर के पास। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ, क्राउन ईथर का एग्जांपल समझ में आया? तो ये क्या होता है, जो कटायन होता है वो उसके बीच में जाके फंस जाता है हमारे क्राउन ईथर के मॉलिक्यूल के, और ऑक्सीजन उसको क्या करता है, कटायन को तो सॉल्वेट कर देता है, लेकिन अनायन के लिए कुछ नहीं होता है इसके पास, ठीक है। और इसका नाम क्राउन ईथर क्यों पड़ा, क्राउन ईथर क्यों पड़ा इसका नाम? हाँ, क्योंकि ये क्राउन जैसा देखने में लगता है, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या होगा, इसका शेप अगर आप ड्रॉ करो, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। नॉन प्लेनर होता है, अभी मेरे को याद आ गया, ये सारे आपके प्लेन में नहीं होते हैं, ठीक है। इसके लोन पेयर्स होंगे, इसके लोन पेयर्स होंगे, इसके लोन पेयर होंगे, और ये ओवरऑल आपको ये क्राउन जैसा देखने को मिलता है, समथिंग लाइक दिस। तो सर पे जो ताज होता है उसके जैसा ये देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम लोग क्राउन ईथर बोलते हैं। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So ये था आपका थर्ड फैक्टर, दैट इज सॉल्वेंट, हाउ सॉल्वेंट्स आर अफेक्टिंग द रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट फैक्टर, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, जो कि हमारा क्या होता है, अटैकिंग ग्रुप, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा होगा और कौन खराब होगा, ठीक है। तो एक जनरल मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स के अंदर कि वो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई बेटर न्यूक्लियोफाइल है तो उसको बेटर बेस मान लेते हैं, या फिर बेटर बेस है तो उसको बेटर न्यूक्लियोफाइल मान लेते हैं, लेकिन दोनों के डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब इट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, donating tendency to generate coordinate bond, ठीक है। And what about basicity? Basicity is the proton extracting tendency, ठीक है। This is the proton accepting tendency, ठीक है। तो कई केसेस में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी हम लोग सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं क्योंकि उनका ऑर्डर सेम आता है, ठीक है। लेकिन वन सेकेंड जस्ट, ठीक है।
बेसिसिटी ऑन द अदर हैंड क्या है? बेसिसिटी इज द प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। और इन दोनों के अंदर एक और मेजर डिफरेंस आता है। वो मेजर डिफरेंस क्या है? सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज मोर रिलेटेड विद द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज रेट डिपेंडेंट। On the other hand, basicity is more of a, it deals with thermodynamics of the reaction. Thermodynamics of reaction. Okay. And it is not rate dependent, it is stability dependent. जैसा आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट वो होते हैं जिनमें क्या होता है, इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट वो होता है जिसमें इंटरमीडिएट भले ही अनस्टेबल हो लेकिन प्रोडक्ट क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, तो वही बेसिक डिफरेंस है हमारे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं? ठीक है, तो उसके लिए कुछ कुछ रूल्स हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ को हम लोग क्या करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं? ठीक है, ओके, तो रूल नंबर 1। ठीक है, जो हमारा कॉन्जुगेट बेस होता है, कॉन्जुगेट बेस, that is a better nucleophile in comparison to the acid. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल OH minus is a better nucleophile than H2. ठीक है, similarly SH minus is a better nucleophile than H2S. ठीक है, similarly और भी देख सकते हैं RCOO minus will be better nucleophile than RCOOH. ठीक है, अच्छा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे एक्ट कर रहा है सबको दिख रहा है ना? हेलो, सब लोग हैं मेरे साथ या फिर उड़ रहा है सबके ऊपर से? हाँ बोलो बोलो वालको, जल्दी बोलो। सौरभ को थोड़ा पहले से बोल। देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। मतलब लुईस एसिड होगा आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, उसको इलेक्ट्रॉन बाहर वाला अगर कोई आके दे रहा है तो दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी, और जो ऐसा कर रहा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। बेस ऑन द अदर हैंड इट हैज नथिंग टू डू विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इट इज मोर ऑफ अ प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। H+ कितना आसानी से ये एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो कभी कभी केसेस में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम आ जाता है। अगर किसी कंपाउंड it is a good base, then it will be a good nucleophile also in some cases, but this is not an implication. So if something is a good base then it must be a better nucleophile, no? ठीक है, तो हम लोग उसके केसेस देखेंगे कब हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी एक दूसरे के सिमिलर ट्रेंड फॉलो करता है, कब अपोजिट ट्रेंड फॉलो करता है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी के एक्शन को देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे R+, ठीक है, RCl ही मान लो। ठीक है, इस पे लेटर से OH माइनस आया तो OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से Cl माइनस निकलेगा तो R+ इज नाउ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। इस पे हमारा OH माइनस क्या करता है, अटैक करता है, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट ROH। ठीक है, नाउ सेम अटैक कैन हैपन विथ H2O आल्सो, सेम कंपाउंड RCl H2O, R+ आया और यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपना क्या किया, लोन पेयर से इस पे अटैक किया। ठीक है, अगेन यू आर गोइंग टू गेट ROH plus H+। बात समझ में आ रही है सबको? बट बिकॉज दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इस पे चार्ज ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, बेटर होगी। OH माइनस विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ सर। सब लोग बोलो एक साथ। Yes, sir. ओके यस सर। ओके, बाकी तीनों? Yes, sir. ओके चलो ठीक है, सो दिस इज रूल नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट इज रूल नंबर 2।
सर वापस से वो पेज पे जा सकते हैं? हो गया सर। देन रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 पे हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की अगर ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए कि खराब, सोच के बताओ आप लोग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो दिस विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल और खराब न्यूक्लियोफाइल। बोलो बोलो सर जल्दी बोलो। खराब। खराब होगा, है ना। क्यों खराब होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इट्स ईगरनेस टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली आप लोग इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे CH3 माइनस है, CH3 माइनस है, NH2 माइनस है, OH माइनस है और F माइनस है, तो इसमें कौन बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो सर। CH3। CH3 माइनस विल बी बेस्ट, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, बिकॉज फ्लोरीन इज क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑल दीज एंड दिस इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑल दीज। इसी के बेसिस पे आप सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेटेस्ट से अगर आपसे पूछा जाए, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, RCH डबल बॉन्ड CH माइनस, CH2 माइनस, इन तीनों में क्या होगा ऑर्डर, which one will be best? सेम लॉजिक लगाना है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ओके थर्ड ओएसिस, वाला। थर्ड वाला क्या होगा, बेस्ट होगा। हाँ सर। वाई, सर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। sp2, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp। sp। ओके, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या लेना देना है, सर s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, तो इसका s कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एवरेज होगी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, तो दिस विल बी द बेस्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रूल, ठीक है, इसको अगले पेज पे करते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 पे हमारा सॉल्वेंट का इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे फिर अपने को। केस 1, when polar protic solvent is there, solvent is polar protic, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता था, कटायन और अनायन दोनों सॉल्वेंट होते थे, राइट, बोलो वाल को। तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सोच के बताओ थोड़ा। सर I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस फिर F माइनस। सबसे ज्यादा किसका होगा, I माइनस का, हाँ सर। वाई, सर उसका साइज बड़ा है इसलिए कम सॉल्वेट होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो जो छोटे अनायंस होते हैं, जैसे दिस इज फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन इससे थोड़ा बड़ा होगा, ब्रोमीन इससे भी बड़ा होगा और I माइनस इन सब में सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो I माइनस बड़ा है तो इसमें क्या होगा, सॉल्वेशन विल बी लीस्ट, सॉल्वेशन विल बी लीस्ट, ठीक है। और F माइनस छोटा है तो इसमें क्या होगा, सॉल्वेशन विल बी मैक्सिमम, सॉल्वेशन विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो सॉल्वेट होने के बाद जो साइज बनेगा, ठीक है, सो आफ्टर सॉल्वेशन, आफ्टर सॉल्वेशन क्या होने वाला है, अब फ्लोरीन के अराउंड क्या है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं, मतलब जो भी सॉल्वेंट होगा, ठीक है, और कंसिक्वेंटली फ्लोरीन का साइज क्या होगा, इसके अराउंड जो
लेयर बनेंगे हमारे सॉल्वेंट्स के, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा लेयर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद बनेंगे Cl में, ठीक है। उसके बाद बनेंगे Br में, और सबसे कम बनेंगे हमारे I- में, ठीक है। तो सॉल्वेट होने के बाद क्या हो गया, साइज का ऑर्डर पूरा उल्टा हो गया। अभी साइज का ऑर्डर क्या है, I- सबसे बड़ा है, सॉल्वेट होने के बाद F- सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक है। Br-, Cl-, इन सबसे बड़ा क्या हो जाता है, F-। तो ये ज्यादा बल्कि हो गया, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो जाके भिड़ जाए एकदम, है ना। तो ये F- पूरा खा पी के मोटा हो गया है, बहुत ज्यादा सॉल्वेट हो गया है, तो भारी आदमी है तो क्या होगा, धीरे चलेगा, ये अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दिस इज I- विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। I- विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आई सबको, बोलो वाल को, हाँ बोलो वाल को। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट थिंग, केस 2। केस 2 हम लोग क्या देखेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट देखेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता था, हमारा कटायन सॉल्वेंट होता था, अनायन सॉल्वेंट नहीं होता था, राइट। तो यहाँ पे F-, Cl-, Br- और I-। यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का, सॉरी यहाँ पे आंसर लिख लो आप एक बार, नहीं तो पूरे डिस्कशन का क्या कंक्लूजन रहा सब भूल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फाइनली न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हमारा क्या हुआ, I- will be better than Br-, this will be better than Cl-, worst will be F-, ठीक है। सेकेंड केस में क्या होगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में हमारे अनायन सॉल्वेंट नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सॉल्वेशन का फंडा ही नहीं है, यहाँ पे सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का, तो ये जाके एकदम भिड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा, दिस विल बी दिस थिंग। बात समझ में आ रही है सबको, हेलो, Repeat this. हाँ, Sir, can you repeat this? कैन यू रिपीट दिस, ओके। पिछला वाला केस समझ में आया था आपको, यहाँ पे फ्लोरीन का सबसे कम क्यों हो रहा है, ठीक है। बिकॉज हेयर एक्सटेंसिव सॉल्वेशन विल टेक प्लेस फॉर फ्लोरीन, और उसके मल्टी लेयर्स ऑफ उसके अराउंड क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सबसे एक्सटेंसिव सॉल्वेशन के कारण दिस विल, फ्लोरीन विल बिकम द मोस्ट बल्की। तो बल्की हो जाएगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, क्योंकि ये ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। Whereas in this case यहाँ पे सॉल्वेशन कुछ होता नहीं है अनायंस का, हम लोगों ने जस्ट देखा कटायंस का बस सॉल्वेशन होता है पोलर अप्रोटिक में, राइट। Yes, sir. So that is why fluorine will be most ionically mobile, most इसकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा मूव करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। Sir. Okay, so this was the rule number 3, I think, the rule number 3, nature of solvent, ठीक है। Then next is your ठीक है, रूल नंबर 4। Rule number 4 is your size of न्यूक्लियोफाइल। साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट अस से यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स हम लोग कर रहे हैं, CH3O-, C2H5O-, आइसोप्रोपाइल O-, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दो चीज बतानी है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, दूसरे पेन से न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, फिलिसिटी, ओके।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी बेस्ट बेस, इन सारों में सबसे अच्छा बेस कौन होगा, बताओ सोच के। फोर्थ। फोर्थ विल बी बेस्ट बेस, व्हाई? इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो तो ज्यादा लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। नहीं, ज्यादा लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ओके। तो लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज के कारण ये अनस्टेबल होगा, तो बेसिसिटी की ऑर्डर हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर क्या होगी, कोई बता सकता है? विल इट बी सेम एज बेसिसिटी और इट विल बी ऑपोजिट ऑफ बेसिसिटी? सोचो सोचो। ऑपोजिट। ऑपोजिट, व्हाई? सर क्योंकि साइज छोटा है CH3O माइनस का, वेरी इसलिए। गुड, ठीक है। तो साइज हमारा इसका क्या है, CH3O माइनस का छोटा है, एंड दिस विल बी बल्की। तो यहाँ पे क्या होगा इस वाले में, बिकॉज ऑफ बल्कीनेस, of bulkiness, this will be a poor nucleophile. This will be a poor nucleophile, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, सबसे खराब न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, फिर ये होगा, फिर ये, ठीक है। तो इसलिए हमने ग्रीन और ब्लू से लिखा है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, जो ग्रीन से लिखा है दैट इज ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, एंड जो ब्लू से लिखा है दैट इज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एग्जांपल के थ्रू ये बहुत क्लियर हो जाता है हाउ इट इज नॉट नेसेसरी that whatever is a good base that will also be a good nucleophile also. Is it clear to everyone? ठीक है, आगे बढ़े। सर रुक जाइए थोड़ा। इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है सर। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, सारे फैक्टर्स हम लोगों ने देख लिए जो हमारे क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी, हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को जो अफेक्ट करते हैं वह सारे रिएक्शंस हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, SN1 और SN2 के अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग अलग अलग मैकेनिज्म में इंटर करते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन का जो 5-6 कैटेगरी हम लोगों ने देखा था, बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे उसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इज SN1 reaction. Okay, this is unimolecular substitution. ठीक है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसके कुछ कुछ क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ये रिएक्शन होता कैसे है। मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन? ओवरऑल रिएक्शन वही रहेगा सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो जो हमने स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर लिखा था RL plus NU gives RNU plus L, सारे सब्स्टिट्यूशन में वही होने वाला है, बस अलग अलग तरीके से होगा, मैकेनिज्म अलग अलग होगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का क्या मैकेनिज्म होता है, दिस इज समथिंग लाइक, पहले स्टेप में क्या होता है, दिस इज योर RL, ठीक है, एंड ये टूटता है R प्लस और L माइनस में, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन, दिस स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, दिस इज द RDS, ठीक है, स्टेप 1। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये R प्लस पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है NU माइनस, एंड इट फॉर्म्स RNU। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है, सिंपल रिएक्शन है हमारा SN1। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फिर क्या क्या हो जाएंगे इस रिएक्शन के, आप लोग देख सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज अ
यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने काइनेटिक्स पढ़ा है, तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है बताओ मेरे को कोई। अविंशु आप बताओ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है। सर सिंगल आपका मतलब एक ही एक ही आयन का आपका कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होगा। एक ही आयन नहीं, रेट। हाँ, रेट ऑफ मतलब जो आरडीएस है उसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप हमारा आरडीएस है यहाँ पे, और उसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, दैट इज आरएल। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहने से इसका बहुत सारा हम लोग चीज प्रॉपर्टीज डिराइव कर सकते हैं। मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर विल बी 1। ठीक है, और क्या डिराइव कर सकते हैं, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ROR, दैट विल बी K into concentration of RL। ठीक है, नथिंग एल्स। ठीक है, और अब इसमें आरडीएस में जो जो चीजें इन्वॉल्व है वो इस रिएक्शन के रेट को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। ठीक है, सो सेकंड फैक्टर, rate of reaction is directly proportional to the stability of R plus। ठीक है, R plus मीन्स जो कार्बोकटायन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, दिस इज R plus। तो ये जितना अच्छा होगा वहां उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी हमारी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है सबको? हेलो, इज इट क्लियर? क्या हो आप लोग चुप क्यों हो जाते हो बीच में? कार्बोकटायन जिस केस में ज्यादा स्टेबल बनेगा उस केस में हमारा रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, बिकॉज आरडीएस इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अरे फिर सब लोग चुप है, क्या हो गया? बोलो बालकों, सब कसम खा के आते हैं सर, पता नहीं चलने देंगे, समझ आया कि नहीं? बोलो, अगर समझ में आया तो बोलो, नहीं समझ में आया तो दैट आल्सो यू टेल सो दैट आई कैन रिपीट। इज इट क्लियर? और एक बार बोल। ओके, तो बोलना था ना, इतने देर से हम चिल्ला रहे। देखो, आरडीएस में जो जो चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में ये आ रहा है ना, RL। ठीक है, मतलब R प्लस जितना अच्छा बने, R प्लस जितना स्टेबल बने, कार्बोकटायन जितना स्टेबल बने, उतना ज्यादा क्या होगा, रिएक्शन का रेट अच्छा होगा। ठीक है, बिकॉज आरडीएस में ही, आरडीएस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, राइट? So that is how rate is directly going to be proportional to the stability of carbocation. ठीक है, so this is one thing. Second thing, sorry, third thing, because carbocation is getting formed, that is why rearrangement is possible. सबको याद है ना, क्लास 11th में रीअरेंजमेंट पढ़ा है सबने? हेलो, अविंशु आप बताओ। Yes, sir. This is your CH3 CH CH3 CH2 Cl, इस पे आपने AlCl3 डाला। अविंशु, you tell what will be the product formed here? इंटरमीडिएट क्या बनेगा बस ये बता दो। ठीक है, प्रोडक्ट जल्दी बोलो, टाइम नहीं है सर CH3 CH3 CH2 प्लस, ठीक है, CH3 CH और वो AlCl4 माइनस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे और इसके आगे कुछ बढ़ेगा रिएक्शन, दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। नहीं होगा ना, रीअरेंजमेंट पता है उसको? अमीशा, Hybrid shift. वन सेकेंड अमीशा, यू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, इसके आगे क्या होगा रिएक्शन में? Sir, I don't know. अरे आपको तो हमने पढ़ाया है भाई जीओसी में, ये 12th का सेशन शुरू होने से पहले।
रिया कहाँ चली गई? रिया भाग गई। ओके, ये क्या है? यहाँ पे आप देखो हाइड्राइड शिफ्ट होता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है दिस इज 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज नॉट वेरी स्टेबल, इसके पास ऑप्शन है हाइड्राइड शिफ्ट करने का। सो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये जो H है that is going to get transferred from here to here, ठीक है, this step is your one hydride shift, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट के बाद यहाँ पे क्या होगा, दूसरा कार्बोकैटायन बनेगा, it will be CH3 C plus CH3 CH3. Is it clear now, Amisha? Yes, sir. Okay, so this is one of the examples of rearrangement, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट बहुत तरीके से हो सकता है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू हुआ है। रीअरेंजमेंट कैन टेक प्लेस थ्रू हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। रीअरेंजमेंट कैन टेक प्लेस थ्रू अल्काइल शिफ्ट, ठीक है। रीअरेंजमेंट कैन टेक थ्रू फेनाइल शिफ्ट। जिस केस में भी क्या होगा, हमारा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बने, वैसा हमारा क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी दैट SN1 के अंदर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। दिस वाज द थर्ड प्रॉपर्टी। Okay. Another important thing to note here, कितना नंबर होगा ये, फोर्थ नंबर होगा ना, फोर्थ पॉइंट, rate of reaction does not depend on nucleophile, ठीक है, क्योंकि RDS में हमारा न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है कहीं से। देखो RDS में हमारा कौन है, सबस्ट्रेट, लिविंग ग्रुप, बस यही दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल तो सेकंड स्टेप में आ रहा है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन RDS, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा या खराब, उस पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हेलो? यस सर। देन नेक्स्ट थिंग, एक और फैक्टर जो यहाँ पे अफेक्ट करेगा हमारे मॉलिक्यूल को, दैट इज गोइंग टू बी योर लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है, L। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ L, ठीक है। तो उसके कारण हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होगा। जो बेटर लिविंग ग्रुप है वो क्या होगा, उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। जो खराब लिविंग ग्रुप है उसके अंदर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कम होगा, ठीक है। ओके, देन ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए कौन सा मीडियम सुटेबल होता है, ठीक है, कौन सा सॉल्वेंट सुटेबल है? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज फेवरेबल, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, RDS में जो R+ बनेगा, ठीक है, और RDS में जो L- बनेगा, दोनों को ही सॉल्वेट कर सकता है ये चीज। बात समझ में आ रही सबको? हेलो? यस सर। हाँ, तो इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग क्या करेंगे, फेवरेबल करेंगे, क्योंकि कटायन अनायन दोनों को सॉल्वेट करेगा, RDS की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, और रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा, हाई हो जाएगा। दिस इज अनदर थिंग। देन seventh thing is stereochemistry of reaction. SN1 की क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होती है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। लेट अस से दिस इज कार्बन, दिस इज OH, दिस इज CH3, इसके साथ C2H5 है, और लेट अस से ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसका आपने क्या किया, रिएक्शन कराया किसके साथ, किसके साथ कराओगे, न्यूक्लियोफाइल हमने ये ले लिया CH3OH, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है।
तो आपका कार्बोकैटायन बना दिस कार्बन, दिस इज CH3, नीचे इसके क्या है ये सुपरफाइव, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना प्लस OH माइनस बना, ठीक है। ओके, कार्बोकैटायन 3 डिग्री है तो फर्दर इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कार्बन था वो क्या था, कायरल था, ठीक है। अब इसकी कायरलिटी क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, ठीक है। कायरलिटी नष्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, R था या S था, ठीक है। आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट अभी कैसे बनेगा, स्टेप 2 आएगा, फिर स्टेप 2 में हमारा क्या है, CH3OH, ठीक है। ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, इस पे अटैक करेंगे और फाइनली हमारा ये क्या बनेगा, दिस CH3, यहाँ पे OH होगा और नीचे क्या होगा, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एक बार ये कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन इज प्लेनर, अब इस पे CH3OH जो है वो प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकता है, प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है, राइट। ये आपका प्लेनर कार्बोकैटायन है, इंटरमीडिएट है। न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, प्रोबेबिलिटी हमारी इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट, दैट इज गोइंग टू बी अ रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। 50% क्या होगा, R बनेगा, 50% S बनेगा। बात समझ में आ रही सबको, बोलो बोलो वाल्को। सो सर दिस इज द डिफरेंस क्या होगा, वो समझ नहीं आया। डिफरेंस की कायरलिटी नष्ट हो गई ना, पहले आपने R लिया था लेटस से, इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स था, ठीक है। अभी लेकिन क्या हुआ, बीच में ये प्लेनर हो गया, जिस कार्बन के कारण कायरलिटी आ रही थी वो कार्बन ही हमारा फ्लैट हो गया, ठीक है। नहीं नहीं, तो अब मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ कि हाँ, सर आप बोल रहे हैं कि मतलब रेसिमिक मिक्सचर होगा तो मतलब CH3OH से तो आपका OH को मतलब दो तरह मतलब को एक दो सेकेंड, अलग अलग एक डायरेक्शन मिनट, से करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट OH नहीं होगा, यहाँ पे OCH3 होगा, ठीक है। उसको कैसे ड्रॉ करें, इसको क्लियर करें, ठीक है। हाँ, तो आप क्या बोल रहे हैं अविंशु? सर देन वो तो आपका मतलब उसको तो दो डायरेक्शन से मतलब रिएक्ट करना पड़ेगा अगर रेसिमिक मिक्सचर बनाना हो तो। हाँ, वो कर सकता है ना, दोनों दोनों तरफ से इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी उसकी अटैक करने की। हाँ तो उसमें क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा, 50% R बनेगा, 50% S बनेगा, ठीक है। तो यही स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, मतलब दिस इज नॉट स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सेलेक्टिव मतलब कोई एक पार्टिकुलर आइसोमर आपका क्या होगा, फेवरेबल होगा, ठीक है। जैसे अगर R है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन R ही रहेगा या फिर R का S ही रहेगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियो सेलेक्टिव। यहाँ पे R का R और S दोनों हो रहा है, सो दिस इज नॉट स्टीरियो सेलेक्टिव। बात समझ में आई? हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो ये था आपका SN1। हम इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस डाल देंगे आज रात 10 बजे से पहले, तो उसको आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ डाउट पूछना है? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग व्हाटएवर यू स्टार्ट टुडे? Can you send the notes? ओके, आई विल सेंड द नोट्स। और कुछ? चलो ठीक है, तो अगेन विल मीट ऑन फ्राइडे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।